Hello class 11 students, welcome to my channel. So first of all congratulations, आपके सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जाम चल रहे हैं तो वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई होप आपके बोर्ड एग्जाम्स काफी अच्छे रहे होंगे। पूरा साल आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी प्रिपरेशन की है, वो सब फ्रूटफुल रहेगी। सो काफी बच्चे मुझे पहले से भी जानते हैं और जो नहीं जानते सो उनके लिए एक क्विक इंट्रो। माई सेल्फ निवेदिता अग्रवाल और मैं इस चैनल पे क्लास 10th मैथ्स पढ़ाती हूँ। So first of all, thank you so much to all my students for your comments, your positive feedbacks and your support. मैथ्स के एग्जाम के बाद मुझे काफी डीएम आए, काफी ऐसे कमेंट्स आए कि मैम आपकी रिवीजन सीरीज और पीवाईक्यू सीरीज काफी हेल्पफुल थी, या आपने पूरे सेशन में जितना भी हमें कॉन्सेप्ट्स बताए हैं या जितनी ट्रिक्स बताई हैं वो सभी हमारे लिए बहुत यूजफुल रही। और काफी डीएम मुझे ऐसे भी आए कि क्या मैम हमें आप क्लास 11th का मैथ्स भी पढ़ाएंगे। हालांकि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन काफी बच्चों ने बोला कि मैम आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी काफी अच्छे से समझा देते हैं, तो प्लीज आप हमें क्लास 11th में भी पढ़ाइए। ऐसे काफी डीएम्स आए थे जिसके कारण मैंने सोचा कि मुझे क्लास 11th का मैथ्स कराना चाहिए। आज इस वीडियो पे मैं आपको ये अनाउंसमेंट करने आई हूँ कि मैं यहाँ पे इस सेशन से क्लास 11th मैथ्स भी करवाऊंगी। इस वीडियो में अनाउंसमेंट के साथ साथ हम अब देखेंगे कि हमारा क्लास 10th का मैथ्स क्लास 11 से कैसे डिफरेंट था, क्लास 11th में हमारे पास क्या क्या नया है, हमें किस तरह से पढ़ना है, पूरे सेशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, किन गलतियों को अवॉइड करना है। अगर हम बात करें क्लास 10th और क्लास 11th की, तो क्लास 11th जो है आपका एक ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि क्लास 11th सबसे पहले तो हमारे क्लास 12th के लिए फाउंडेशन बिल्ड करता है। जितना भी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लास 12th में काम आएगा ही आएगा, तो इसलिए आपको क्लास 11th को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकंड थिंग कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, फिर चाहे जेईई की बात करें, एनडीए की बात करें या कोई और एग्जाम, उन सभी के लिए आपका क्लास 11th और 12th का मैथ्स जो है वो बहुत क्रिटिकल है, तो क्लास 11th के मैथ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। थर्ड कि आपका जो क्लास 11th का मैथ्स है वो ज्यादा फोकस होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अभी तक आप क्या कर रहे थे क्लास 10th में, आप फॉर्मूले को देख रहे थे और सिर्फ अप्लाई कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले को देखकर आपको साथ में समझना भी पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपका कहाँ पे यूज होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपका टॉपिक्स जो है वो कवर रहेगा। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी तभी बनेगी जब आपको पता होगा कि दो फॉर्मूले के बीच में क्या डिफरेंट है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ज्यादा फोकस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही रहना चाहिए। एंड यहाँ पे क्लास 11th का मैथ्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो आपका इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू 10th में आप डायरेक्टली उसको अप्लाई करते थे, 11th में आपको सोच समझ के अप्लाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है एक ही टॉपिक में 3-4 फॉर्मूले हों। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला था, तो हमें पता है कि ये गिवन होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्लास 11th में क्या है, एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर ही अगर सपोज करिए 3 फॉर्मूलेज हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है वो आपको पता तभी चलेगा जब आपको समझ होगी, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें कि अब हम क्लास 11th का मैथ्स को फिर पढ़ेंगे कैसे, क्या हमें देखना चाहिए, सबसे पहली बात आती है हमारी कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हमारे होनी चाहिए। हमारी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो हम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स कवर करने के लिए सिर्फ फॉर्मूले याद करना काफी नहीं है, फॉर्मूलेस के साथ साथ आपको वो फॉर्मूलेस अप्लाई करने आने चाहिए। इसलिए जब आप टॉपिक कोई करते हैं, फॉर्मूला कोई देखते हैं, तो साथ ही में उसके कुछ क्वेश्चंस को वहां ही सॉल्व करो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी अच्छी है। एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं एडिशनल रिसोर्सेज। जिस तरह से हमने क्लास 10th में भी एनसीईआरटी के अलावा एडिशनल रिसोर्सेज को फॉलो किया था, क्लास 11th में भी हम करेंगे। हम एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक आर.डी. शर्मा देख सकते हैं। अगर आप कोई कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं तो कोचिंग का जो मॉड्यूल मिलता है आपको उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, जब आप एनसीईआरटी के अलावा एडिशनल रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा आपको टॉपिक कवर होगा, टॉपिक अच्छे से बन जाएगा आपका, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका मार्क्स के भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, इसलिए एडिशनल रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन इफेक्टिव रिवीजन। रिवीजन आपको किस तरह से करनी है,
जैसे आपने सपोज करें एक चैप्टर कंप्लीट किया, अब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं। जैसा आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ-साथ प्रीवियस वाले चैप्टर को भी साथ के साथ रिवाइज करो। इसके क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसके भी सॉल्व करो। फिर अगर आप थर्ड चैप्टर को पकड़ते हैं, थर्ड चैप्टर अगर आपका हो जाता है, तो पहले और दूसरे को भी साथ के साथ रिवाइज करो। इस तरह से आपने इफेक्टिव रिवीजन करनी है कि आगे तो चल रहे हैं लेकिन पीछे वाला साथ में लेकर चल रहे हैं। वरना क्या होगा, आगे तो चलेंगे लेकिन पीछे वाला भूलता जाएगा। तो हमें भूलना नहीं है कुछ भी, इसलिए इफेक्टिव रिवीजन करनी है। सो ये हमने समझ लिया कि हमें क्लास 10th में कैसे पढ़ना है, ये ऊपर ऊपर की बात थी। अब हम देखेंगे एक बार कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस ओवरव्यू की बात करें, तो अगर हम मेनली इसको डिवाइड करें हमारे मैथ्स के ब्रांचेस में, तो हमारे पास पहले आता है अलजेब्रा, देन हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन आता है कैलकुलस, और इसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास हो गए मेन ब्रांचेस। अब अगर हम अलजेब्रा में बात करें, तो हमारे पास चैप्टर्स रहते हैं सेट्स, जो आपने कभी नहीं सुना पहले। देन होता है हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शन, ये भी नहीं सुना होगा आपने। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया 10th क्लास में लेकर आए हैं। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसकी रेशियोज क्या हैं, फॉर्मूलेस क्या है, आइडेंटिटीज क्या हैं, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। देन उसके बाद आपके पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई, ये भी न्यू टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये एक ही चैप्टर है, तो ये चैप्टर भी आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़कर आए हो, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, लेकिन यहाँ पे उसके आगे की बात की जा रही है। देन लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी आपके लिए डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी डिफरेंट है, और बायनोमियल थ्योरम, ये भी डिफरेंट है। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक फाउंडेशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से ही है, लेकिन इसमें उससे भी आगे की बात की जा रही है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी अलजेब्रा के अंदर। इसमें काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके आपने कभी नाम भी नहीं सुने, वो सब आपको पढ़ने रहेंगे। अब ये तो मैंने बात सिर्फ एक ही यूनिट की है, एक ही हमने ब्रांच की है। तो आपको देखो कितने टॉपिक्स न्यू हैं जो आपको पढ़ने हैं, और जो आपने पहले से भी पढ़े हैं उसमें भी आपको अलग ही कुछ पढ़ना है। बेसिक्स बस आपके यहाँ पे 10th क्लास वाले यूज होंगे, लेकिन डायरेक्टली कुछ भी यूज नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको अच्छे से एक एक चीज को पढ़ना है, एक एक चैप्टर को अच्छे से टाइम देना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो क्लास 10th में तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर था, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट है। इस यूनिट के अंदर भी हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन्स, तो मतलब एक चैप्टर तो आपका पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स पर ही डेडिकेटेड है। देन कॉनिक सेक्शन और 3D ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर्स जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आते हैं। सो क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो काफी इजी था, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे लेकिन डिफिकल्ट है, सो डिफिकल्ट है तो स्टडी ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा कैलकुलस, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज वाला टॉपिक है ये। इसमें हमारे पास चैप्टर रहते हैं लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये हमारे पास चैप्टर्स हैं, जिसमें से ये डेरिवेटिव्स जो है ये बहुत आगे भी काम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपको इसको अच्छे से कवर करना है, इसमें आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें उतने कम है। देन आपके पास आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, पढ़कर आए हैं क्लास 10th में भी, क्लास 9th में भी, लेकिन यहाँ का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफरेंट है। तो टॉपिक्स पढ़े होंगे आपने ये, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी 10th से 11th आए हो, बड़े हो, तो आपके यहाँ पे टॉपिक्स भी इंक्रीज होंगे, उसका लेवल भी इंक्रीज होगा। तो ये हमने बात कर ली सिलेबस की। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस को देखकर ही आइडिया लगा लो कि आपको कितना कुछ नया पढ़ना है। और जब नया पढ़ना है लेकिन टाइम आपका लिमिटेड उतना ही है, एक ही सेशन का टाइम है, तो अब आप खुद सोचिए कि आपको एक दिन में कितनी ज्यादा स्टडीज करनी पड़ेगी। सो इसीलिए आप नहीं सोच सकते कि मैथ हम एक दिन करेंगे फिर 2 दिन नहीं करेंगे तो चलेगा। मैथ आपको डेली करना है, और डेली भी आपको सिर्फ 10-15 मिनट नहीं बैठना है, कम से कम 1-2 घंटा तो करना ही है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, ताकि आपको वो क्वेश्चन, वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से आपका वो उसके कॉन्सेप्ट आपके बन जाए, आपको अच्छे से क्वेश्चन करने आ जाए, चाहे किस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो इस तरह से आपको स्टडीज को करना है। और अब आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि आप लास्ट डेज में अगर अपनी स्टडीज करेंगे स्टार्ट, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉपिक ही बड़े ज्यादा न्यू हैं। एक एक टॉपिक को ही आपको महीना महीना लग सकता है, तो इसीलिए आपको स्टार्ट से ही स्टार्ट करना है।
अब हमने सिलेबस देख लिया, अब हमने इसको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सिलेबस को देखना होता है, देख लिया हमने सिलेबस। अब इसके बाद हमने करना होता है चैप्टर की वेटेज देखनी होती है। ये चीज़ आप 10th में भी बहुत बार करके आए हो। 10th में आपने सबसे पहले काम ही यही किया होगा, वेटेज देखी होगी कि कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज वाले हैं, कौन से लो वेटेज वाले हैं। तो जो हाई वाले उनको ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा प्रैक्टिस की, ज़्यादा क्वेश्चंस किए, लो वेटेज वालों को थोड़ा कम टाइम दिया। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, इसमें से हाई वेटेज वालों को और लो वेटेज वालों को डिवाइड करना है, उसके बेसिस पे अपने टाइम एलोकेशन रखनी है। देन उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी का यूज किस तरह से करना होता है ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 10th क्लास में आपने एनसीईआरटी से ही अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको रीड करो, एग्जाम्पल्स जितनी भी है उसको सॉल्व करो। अब एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर से बता देती हूँ। एग्जाम्पल को सिर्फ रीड नहीं करना, एग्जाम्पल के क्वेश्चन देख के खुद उसको सॉल्व करना है और फिर अपने आंसर को वहां पे जो सॉल्व पोर्शन है उससे चेक करना है। तो एग्जाम्पल को भी आप अपना क्वेश्चन बैंक ही समझे, बस ये देखें कि वहां पे आपको चेक करने के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व्ड मिलेगा, इतना ही फर्क है। ये नहीं कि आपने रीड कर लिया और आपको लगे कि आपने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि रीड करने पे तो आपको लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, लेकिन खुद से जब सॉल्व करना होगा तब आपसे नहीं बनेगा। इसलिए एग्जाम्पल्स को इस तरह से सॉल्व करना है। देन एक्सरसाइज प्रैक्टिस, एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस रहेंगे आपके और इतने टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे कि आपके लिए वो भी बहुत है। एनसीईआरटी कवर कर लोगे तो इतना भी आपके लिए इनिशियल स्टेज के लिए काफी है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ एनसीईआरटी करके खत्म हो जाएगा। इनिशियल स्टेज के लिए काफी है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने देख लिया एनसीईआरटी को किस तरह से यूज करना है, वेटेज देखनी है, सिलेबस को देखना है, सिलेबस के टॉपिक्स को देखना है। अब जैसे मैंने बात की है एक्स्ट्रा बुक्स की, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की, तो हमारे पास सबसे पहले रहती है आरडी शर्मा। आरडी शर्मा आप सॉल्व कर लो, या फिर कोई और बुक अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा मोटिव क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने हैं, तो आरडी शर्मा में हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से बिल्ड हो पाए। तो हमें जैसे हमारा एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट होते हैं, आरडी से पकड़ के हमें वही क्वेश्चंस को करना है। या अगर आप कोई कोचिंग को फॉलो करें तो कोचिंग मॉड्यूल को भी आप ले सकते हैं, और उसके अलावा आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब देख लो या मेरी ही वीडियोस देख लो, उससे क्या होगा कि आपको एक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। रिटन सॉल्यूशन से अच्छा ये होता है कि अगर आपको कोई एक्सप्लेन करके बता दे कि आपका ये क्वेश्चन कैसे बना है, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहती चीजें। इसलिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आज के टाइम पे तो जैसे एआई का भी इतना बच्चे इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपनी स्टडीज को किस तरह से इजी बनाना चाहते हैं, किस तरह से होलिस्टिकली स्टडी करना चाहते हैं, वो आपको देखना है। सो ये हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की बातें जो आपकी लर्निंग को एनहांस करेंगी। अब हमने स्टडी के लिए पहले सिलेबस देखा, सिलेबस के साथ साथ हमने देखा कि हमारे पास एक्स्ट्रा बुक्स क्या होनी चाहिए। अब हमने जब चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो हमें इसको रिवाइज कैसे करना है। रिवाइज करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए समरी नोट्स। हमें समरी नोट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर के। कैसे बनाने हैं, चैप्टर वाइज हमने कॉन्साइज नोट्स बनाने, बड़े बड़े पेजेस नहीं लिखने, छोटा छोटा पूरा डेफिनेशन लिखो, या आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझ आया उसको अपनी वर्डिंग में लिखो। जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको हाईलाइट करो, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उसको हाईलाइट करो ताकि आप एग्जाम टाइम पर उसको रिवाइज कर सकें। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को कैसे बनाना होता है, जैसे आपने एक ही टॉपिक में 3-4 फॉर्मूलेज आपको दिख गए, तो एक फॉर्मूला आपने बनाया, लिखा, वो अपनी वर्डिंग में लिखना है कि ये फॉर्मूला मेरा कब यूज होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से क्वेश्चन है जिसमें x रेज़ टू पावर समथिंग है, तो वहां पे हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर हमारा कोई फॉर्मूला है जिसमें एक्सपोनेंशियल पावर की बात की जा रही है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। इस तरह से आपको अपने आप डिफरेंशिएट करना है, उधर लिखना है अपनी वर्डिंग में कि ये फॉर्मूला मेरा कब यूज होगा, ये फॉर्मूला मेरा कब यूज होगा। और हो सके तो इससे रिलेटेड आपको एक एक एग्जाम्पल भी जरूर से लिखनी है, ताकि आप क्वेश्चन को जब देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे कि आपने सॉल्व किए, और अच्छे से याद आ जाएगा कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। इस तरह से आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज फॉर्मूले शीट बनानी है। और उसके बाद कोई स्टेटमेंट अगर जो कि थ्योरम फॉर्म में है वो अगर यूज हो रही है तो उसको जरूर से लिखो। देन कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मैंने बता दिया, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको जरूर लिखो कि ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता है, ये टॉपिक जो हमारा इसकी बात कर रहा है, कैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से डिफरेंट है। चाहे हिंदी में लिखना है, चाहे इंग्लिश में लिखना है, कोई भी लैंग्वेज में लिखना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन लिखना इस तरह से कि लास्ट टाइम पे आपको जब कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो तो आपको समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए, क्योंकि
क्यों जैसा मैंने बोला कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप एक-एक चीज़ के लिए एनसीईआरटी का एक-एक टॉपिक या क्वेश्चन नहीं देखोगे, एक-एक पेज नहीं देखोगे, कहाँ पे क्या फ़ॉर्मूला लिखा है, आप अपने समरी नोट्स को ही खोलोगे। वहाँ पे देखोगे कि इस चैप्टर में मेरे 10 फ़ॉर्मूले अगर हैं, तो 10 में डिफरेंट क्या है, कौन-सा फ़ॉर्मूला कब यूज़ होना है, और उसको जल्दी से रिवाइज़ कर लोगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है समरी नोट्स बनाना। समरी नोट्स के अलावा एग्जाम के लिए और हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्स के लिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, ये चीज़ भी आपको पता है, आप 10th में करते आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 10th एग्जाम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप 10th में बहुत कुछ सीख कर आए हैं। आप सीख कर आए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, स्टडीज़ कैसे इफेक्टिवली करनी है, क्या-क्या रिसोर्सेज़ को फॉलो करना है, किस रिसोर्स को किस तरह से फॉलो करना है, ये सब आप बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं। एनसीईआरटी की बात आपको मैंने नहीं बताई, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को किस तरह से देखना है, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, पीवाईक्यूज को किस तरह से आपने यूज़ करना है, सैंपल पेपर्स किस तरह से यूज़ करने हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ आई है आपको, अब यहाँ पे आपको अच्छे से उसको अप्लाई करना है। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। उससे आपको पता चलेगा कि हमारे पास किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, क्या मेरा टॉपिक जो है वो उस लेवल तक का प्रिपेयर है या नहीं है। ये चीज़ आपको कौन बताएगा? पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे। उसके बाद मॉक टेस्ट करने हैं, ये आपके सैंपल पेपर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आपके प्रिपरेशन लेवल असेस करने के लिए, कि आपका प्रिपरेशन लेवल एक्चुअली कितना है, या कौन से ऐसे एरियाज़ या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप वीक है, उसको आप अच्छे से वापस कवर कर सकें ताकि। और आपके पास फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। रोट मेमोरी हमने भूल जाओ, 11th में रोट मेमोरी नाम की कोई चीज़ है नहीं। रोट मेमोरी तो करनी ही नहीं है। जितने फॉर्मूलेज़ हैं, जितने टॉपिक्स हैं, सब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए। कौन-सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, क्या फ़र्क है 2 फॉर्मूले के बीच में, हर एक चीज़ आपको पूरे अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह से अगर आप अपनी स्टडीज़ करते हो, इस तरह से अगर आप अपना मैथ 11th का करते हो, तो एग्ज़ाम में तो अच्छा करोगे। 12th के लिए भी बहुत अच्छी ये फाउंडेशन बिल्ड करेगा, और आपका 11th का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जबकि होता क्या है, बच्चों का 11th का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना 10th में रहा होता है, क्योंकि 10th से 11th के ट्रांजिशन ही बहुत बड़ा है। 10th का सिलेबस 11th के सिलेबस से काफ़ी कम था। 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है 10th से, और सिलेबस ज़्यादा के साथ-साथ आपके टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा न्यू हैं। तो जब इतना कुछ न्यू है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, और बच्चों को लगता है कि हम लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे क्योंकि हमने 10th में भी लास्ट टाइम में पढ़ के कर लिया था। तो ये सब जो गलतियाँ हैं, वही आपका रिज़ल्ट खराब करती हैं। तो ये आपको सारी गलतीज़ अवॉइड करनी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, रिज़ल्ट का वेट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है, जितना पढ़ना है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इस तरह से आपको स्टडीज़ करनी है। देन स्टडी की स्ट्रैटेजी अगर हम जल्दी से रिवाइज़ कर लें, तो सबसे पहले पढ़ना आपको रोज़ है, रेगुलर स्टडी करनी ही करनी है। अब आपको पता चल गया सिलेबस बहुत ज़्यादा है, दिन कम है, तो आपको एक-एक दिन की वैल्यू समझ आ गई होगी। तो एक-एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको रेगुलर पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जैसे हर एक फ़ॉर्मूला अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग केसेस पे अप्लाई होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बात, कौन-सा टॉपिक कह रहा है, क्या फ़ॉर्मूला आपको कहाँ पे लगाना है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एक भी दिन मिस करोगे या 10 दिन बाद आप देखोगे कि मुझे पिछला चैप्टर भूल गया है, वैसा नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है आपको भूल गया, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ-साथ पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस भी साथ के साथ करते रहो। नोट्स बनाने हैं, नोट्स का मैंने बताया किस तरह से बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको समझ आ गई, आपको देखना है वेटेज के अकॉर्डिंग कौन-सा टॉपिक आपको ज़्यादा देर में पढ़ना है, कौन से टॉपिक को जल्दी खत्म करना है। दूसरा, कोई टॉपिक अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आया, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है। तो ये आपके डिपेंड करेगा आपकी अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे। तो ये हमारे पास होती है स्टडी स्ट्रैटेजी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया जो कुछ मैंने बताया। आपको एक ओवरव्यू मिल गया है, एक रोड मैप मिल गया है कि आपको पढ़ना कैसे है। क्लास 10th और क्लास 11th में क्या डिफरेंट होता है। बच्चे सुनते ज़रूर हैं कि क्लास 11th डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है, कैसे है, क्यों है, वो नहीं पता। तो डिफ़िकल्ट तब बनता है अगर आप स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट तब बन रहा है जब आप सीरियसली स्टडीज़ नहीं पढ़ कर रहे स्टार्ट में। डिफ़िकल्ट तब बन रहा है जब आप टॉपिक्स को बस रीड करके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट वो तभी होगा जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और सॉल्व कब होंगे? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ के साथ अगर उसमें 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाता है।
तो मैं यहाँ इस चैनल पे क्या करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी जिस तरह से मैंने क्लास 10th में आपके पूरा सिलेबस कवर करवाया था, प्लस मैंने ट्रिक्स बहुत सारी बताई थी। लास्ट टाइम पे हमने रिवीजन सीरीज़ और पीवाईक्यू सीरीज़ को किया था। उसी तरह से क्लास 11th के भी मैं पूरा सिलेबस कराऊँगी। जहाँ-जहाँ आपको मुश्किल लगेगी, आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक को ईज़ी से ईज़ी बनाकर समझाने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है 11th क्लास में या ऑप्ट करेंगे। और मेरे साथ पर्सनली जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 11th का, क्लास 10th का अलग-अलग बनाया गया है ताकि क्लास 11th के बच्चे जो हैं, वो आपस में भी अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकें। कुछ भी प्रॉब्लम है करियर से रिलेटेड या फिर स्टडीज के रिलेटेड तो वो आपस में भी डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पे एक इंटरैक्टिव वे में हम चाहते हैं कि हम लर्निंग करें, अच्छे से बच्चे सारे क्वेश्चंस पूछें। मेरे से कोई पूछना है तो मेरे से आप डायरेक्टली भी ये पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँ जहाँ-जहाँ मुझे लगेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपने क्लास 11th का सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।